Good morning, students and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is 6th of March 2023, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Recommended play speed for this video is 1.25x. और आज का thought of the day है Don't wait for others to bring the change, be the change and bring the change. और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सेंटर में ईज AT1 बॉन्ड वैल्यूएशन रूल्स। Central government is going to consider the relaxing the norms of AT1 bond valuation. तो एडिशनल टीयर 1 और AT1 बॉन्ड्स के जितने भी रूल्स हैं वैल्यूएशन के, उनको गवर्नमेंट रिकंसीडर कर रही है। किस लिए? उनको ईज आउट करने के लिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो पर्पस है इस पर्टिकुलर रूल्स वैल्यूएशन रूल्स को ईज आउट और रिलैक्स करने का, वो इतना ही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि AT1 बॉन्ड्स और एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड से ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो फंड रेज कर पाएँ। तो जस्ट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग फॉर रिलैक्सिंग द नॉर्म्स ऑफ AT1 बॉन्ड्स वैल्यूएशन। और इस पर्टिकुलर प्रपोजल के बाद अगर प्रपोजल इंप्लीमेंट हो जाता है तो बैंक्स के लिए भी आसान हो जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू रेज कर पाएँ। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, दैट इज AT1 बॉन्ड। हालांकि कई बार न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस भी किया है कि एडिशनल टीयर या AT1 बॉन्ड्स क्या होते हैं। इनको परपेचुटी बॉन्ड्स भी बोलते हैं। परपेचुटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। और ये जो कॉरपोरेट या बैंक जो इशू करते हैं AT1 बॉन्ड, ये इनकी विश के अकॉर्डिंग या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको मैटेरियलाइज करते हैं। सो बेसिकली AT1 bonds are unsecured perpetual bonds that banks issue to shore up their कोर कैपिटल बेस। तो अपने कोर कैपिटल बेस को इंक्रीज करने के लिए जो बैंक्स हैं वो AT1 बॉन्ड को यूज़ करते हैं। और ये AT1 बॉन्ड जो हैं वो बैंक्स के बेसल 3 नॉर्म्स को वो पूरा करते हैं। तो बेसल 3 नॉर्म्स के तहत डिफाइंड है कि बैंक अपना कोर कैपिटल कितने परसेंटेज के AT1 बॉन्ड्स इशू करके इंक्रीज कर सकते हैं। अब चूंकि ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, ये परपेचुटी बॉन्ड्स होते हैं, तो डेफिनेटली इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो AT1 बॉन्ड्स आर लाइक एनी अदर बॉन्ड इशूड बाय बैंक्स और कंपनीज, बट दे पे अ स्लाइटली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स। तो अदर बॉन्ड से कंपैरिजन में जो AT1 बॉन्ड्स होते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये बॉन्ड रिस्की होते हैं, इनका कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। ये बैंक्स की या कंपनीज की विश पर डिपेंड करता है कि कब उसको वो मैच्योरिटी की डेट के लिए फिक्स करेंगे। और हो सकता है अगर बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी सूटेबल ना हो तो ये बॉन्ड 100 साल तक आगे जा सकते हैं। रिसेंटली 2021 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने AT1 बॉन्ड्स को लेकर के रूल भी चेंज किया था, विच आर बॉन्ड्स विदाउट अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट्स और परपेचुअल्स टू बी कंसीडर्ड एज हैविंग द मैच्योरिटी ऑफ 100 ईयर्स। तो अप्रैल 2023 के बाद से जितने भी AT1 बॉन्ड्स हैं उनको 100 ईयर उनकी मैच्योरिटी पीरियड लेकर चला जाएगा। हालांकि अगर बैंक्स चाहें तो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको पहले ही मैच्योर डिक्लेयर कर सकते हैं और वो इन्वेस्टर से उसको खरीद सकते हैं, लेकिन ये टोटल बैंक्स की चॉइस पर डिपेंड करे। तो 100 ईयर्स की मैच्योरिटी जो है वो सेबी के अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगी फ्रॉम देयर सेल डेट। और जैसे ही ये सेबी का रूल आया 100 साल का, तो इसके बाद ये जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये कहना था कि जैसे ही ये रूल इम्प्लीमेंट होगा तो जो ये AT1 बॉन्ड्स हैं ये इनकी अपील जो है मार्केट से वो कम हो जाएगी, क्योंकि दे विल नॉट बी taken as a favored option for banks to raise their tier 1 कैपिटल। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो हायर कूपन रेट डिमांड करें, जितना ज़्यादा मैच्योरिटी पीरियड उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जिसको हम बोलते हैं, तो बैंक्स जो हैं वो उतना ज़्यादा हायर कूपन रेट नहीं पे करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली बैंक्स जो हैं वो AT1 बॉन्ड को यूज़ नहीं करेंगे फॉर रेजिंग देयर कोर कैपिटल। और इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो वैल्यूएशन नॉर्म्स को रिलैक्स करने की कोशिश करी है। तो इंश्योर दैट AT1 बॉन्ड्स रिमेन अ वायबल फंड रेजिंग ऑप्शन,
The Department of Financial Services has starting their discussion for relaxing the valuation norms. तो जो 100 साल के जो 81 बॉन्ड्स हैं उनके वैल्यूएशन नॉर्म्स को रिवाइज किया जा रहा है. इसके अलावा इसको ये भी गवर्नमेंट का अप्रोच है कि जो ये वैल्यूएशन नॉर्म है ये ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे भी अलाइंड हो. तो रिलैक्स करने के अलावा इनको अलाइन भी किया जा रहा है ग्लोबल प्रैक्टिसेस से, ग्लोबल स्टैंडर्ड से, जिससे कि इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टर्स का अट्रैक्टिवनेस बढ़े. और इसके लिए जो कितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी इस पर्टिकुलर इशू पर इनपुट मांगा गया है कि जो नए वैल्यूएशन नॉर्म्स हैं उनको उसमें उनके अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए. और इसके अलावा कई सारे और स्टेक होल्डर से भी गवर्नमेंट ने इनपुट्स या फीडबैक मांगे हैं. दिस इज द क्वांटम ऑफ 81 बॉन्ड इशुएंस इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में जो फाइनल नंबर आएगा वो लोअर होगा फाइनेंशियल ईयर 23 में. यानी जो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इंडिविजुअल्स 81 बॉन्ड के थ्रू या बैंक्स जो है 81 बॉन्ड के थ्रू फंड रेजिंग करेंगे वो रिड्यूस्ड होगी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर. एंड दिस ब्लू बार इंडिकेट्स अ क्वांटम ऑफ public sector banks, and this black or gray bar indicates a quantum of fundraising exercise by private banks through 81 bonds. And at present, if you see, this 81 bond seems less attractive because of the perpetuity 100-year maturity period that SEBI has implemented. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 1 of Mint paper. Order on gratuity in HDFC Bank case may hit corporate. तो ये न्यूज़ है बेसिकली एक केस से रिलेटेड है. एचडीएफसी बैंक के एक एम्प्लॉय ने एक केस किया था ग्रेच्युटी को लेकर के. ग्रेच्युटी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रही थी. एक लमसम अमाउंट जो है वो कंपनीज़ को पे करना होता है एम्प्लॉयज़ को अगर वो पर्टिकुलर कोई कंपनी छोड़ करके जा रहे हैं. तो मिनिमम 5 ईयर्स तक उसमें अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी में तो उस कंपनी को, उस एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ leaving the job, the company has to pay certain amount of gratuity. तो बेसिक ये कंसेप्ट है इसके पीछे. इसी को लेकर के HDFC बैंक के एक एम्प्लॉय ने एक केस फाइल किया था जिसने इस पर्टिकुलर कंपनी में 16 साल तक काम किया था. 16 साल काम करने के बाद उसने 2022 में वो जॉब छोड़ी थी और ग्रेच्युटी के अमाउंट को लेकर के जो उसने HDFC बैंक में जो उसे ग्रेच्युटी दी थी उसके अमाउंट को लेकर के दोनों ही पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट था. And as per the payment of gratuity Act 1972, there are certain calculations that has been given और उसके अकॉर्डिंग ही ग्रेच्युटी पे करनी पड़ेगी कंपनीज को. तो एक सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है इस पर्टिकुलर लॉ को. तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने इस इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने मिस्टर PV उन्नी कृष्ण पिल्लाई ने केस फाइल किया था और उस पर्टिकुलर केस की जो वर्डिक्ट है वो लेबर ऑफिशियल केरला ने डिक्लेयर कर दिए. जो वर्डिक्ट है वो डिक्लेयर किया और ऐसा कहा जा रहा है उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग तो अब जितने भी इंडियन बिगेस्ट प्राइवेट लेंडर बैंक्स हैं और इसके अलावा सेवरल अदर बैंकिंग कंपनीज जो भी हैं उनको अब ज़्यादा ग्रेच्युटी पे करनी पड़ेगी टू देयर एम्प्लॉयज़ फॉलोइंग एन ऑर्डर बाय लेबर ऑफिशियल. तो लेबर ऑफिशियल का जो ऑर्डर आया है उसका इम्प्लीकेशन सिर्फ HDFC पर ही नहीं जबकि अदर जो कंपनीज हैं उनके ग्रेच्युटी अमाउंट पर भी पड़ेगा. तो कंपनीज मे बी फोर्स टू शेल आउट मोर इन ग्रेच्युटी पेमेंट्स टू देयर एम्प्लॉय आफ्टर दिस ऑर्डर बाय लेबर ऑफिशियल्स. अब कोर क्या है इसका? कोर देख लेते हैं कि 8 जून 2022 में इस एम्प्लॉय ने केस फाइल किया था और उसमें बोला था कि बैंक्स मस्ट इंक्लूड पर्सनल पे वाइल कैलकुलेटिंग हिज ग्रेच्युटी एंड नॉट जस्ट द बेसिक. तो बेसिकली जो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है उसमें जो ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है वो बेसिक पे पर होती है. ठीक है, बेसिक पे जिसमें कोई भी अलाउंसेस नहीं होते. बेसिक पे पर HRA फिर DA फिर TA फिर कई सारे अलाउंसेस जो होती हैं वो जोड़ करके जो फाइनल पे होती है वो बनती है. तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन जो था वो बेसिक पे पर HDFC ने किया था. उसी को लेकर के इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने केस किया था कि ये बेसिक पे पर कैलकुलेशन होगी. बेसिक पे लो होती तो डेफिनेटली जो बेसिक पे के बेसिस पर जो ग्रेच्युटी कैलकुलेट करी जाएगी वो भी लो आएगी कंपेयर टू द फुल सैलरी और कंप्लीट सैलरी पैकेज. तो उसी को लेकर के एम्प्लॉय ने केस किया था. द कंट्रोलिंग अथॉरिटी आस्क्ड द HDFC बैंक्स टू पे द एडिशनल 7.22 lakhs विद
10% सिंपल इंटरेस्ट रेट। और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात को सही माना, या बोल सकते लेबर ऑफिशियल ने इस बात को सही माना, और उन्होंने HDFC को बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 7.22 लाख आप उसको एडिशनल पे करें विद प्लस 10% इंटरेस्ट रेट। 2022 से लेकर के 2023 तक जो भी इंटरेस्ट रेट लगा है उसके अकॉर्डिंग आप 10% कैलकुलेट करके जो टोटल लमसम अमाउंट है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को पे करें। बैंक ने कितनी ग्रेच्युटी पे करी थी? बैंक ने पे करी थी 5.95 लाख, जो कि कैलकुलेशन के बेसिस पर बेस पे को कैलकुलेट करके आया था। अब पर्सनल पे जिसमें कई सारे और भी कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, तो डेफिनेटली जो कैलकुलेशन है ग्रेच्युटी का वो इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है एक्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द एक्ट, wages used to calculate the gratuity include all remunerations earned by an employee, dearness allowances among them। तो जो एक्ट में दिया हुआ है ये बेसिकली ये बोला गया बेसिक पर नहीं, जो ओवरऑल सैलरी होती है जिसमें वेजेस में DA भी इंक्लूड होता है, उस पर्टिकुलर पर्सनल पेपर या उस अमाउंट पर ग्रेच्युटी कैलकुलेट होनी चाहिए, यानी बेसिक पर नहीं होना चाहिए। बैंक्स जो कर रहे थे वो बेसिक पर कर रहे थे, जिसकी वजह से ग्रेच्युटी का अमाउंट कम हो रहा था। HDFC ने भी यही किया। हालांकि इस पर्टिकुलर जो कैलकुलेशन में जो अमाउंट है इसमें DA तो इंक्लूड होगा, लेकिन बोनस, कमीशन, HRA, ओवर टाइम और एनी अदर अलाउंसेस इंक्लूड नहीं होंगे। यानी जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होना है वो बेसिक सैलरी, बेसिक पे प्लस DA इस पर होगा। इसके अलावा अगर कोई अलाउंसेस हैं तो वो इस पर्टिकुलर इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। एंड एम्प्लॉय का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि हिज पर्सनल पे इज अ पार्ट ऑफ हिज वेज, नॉट एन अलाउंसेस। तो बेसिकली पर्सनल पे जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। इन जो एम्प्लॉय था उसका ये आर्ग्यूमेंट था कि जो पर्सनल पे है वो उसके वेजेस का ही पार्ट है, दिस इज नॉट द अलाउंस। तो पर्सनल पे करके कोई एक कंपोनेंट होगा जो बैंक्स देते होंगे जिसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं किया गया, उसी को लेकर के एम्प्लॉय का आर्ग्यूमेंट था। ओवरऑल ऑफिशियल्स ने, लेबर ऑफिशियल्स ने ये क्लियरली बोल दिया है कि आपको उसको इंक्लूड करना, जिससे उसका ग्रेच्युटी अमाउंट इंक्रीज हो गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। वेल्दी डिश प्राइवेट जेट्स फॉर कमर्शियल एज कोविड ईजेस। तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो अपना एक सेफ बबल क्रिएट किया था, प्राइवेट बबल क्रिएट किया गया था, जितने भी जो वेल्दी, जो रिच इंडिविजुअल्स हैं जो अपने प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते थे, अब फिलहाल के लिए वो अपने प्राइवेट जितने भी जेट्स हैं उनको कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, उनको कॉमर्शियल फ्लाइट्स को लैंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक जो है वो ख़त्म हो गया है। एयरलाइंस जो है वो अपना प्रॉपर रिदम में फ्लाई करने लगी हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली सीट्स अवेलेबल हैं, हर एरिया की कनेक्टिविटी वापस से इंश्योर करी गई है या रिस्टोर हो गई, जिसकी वजह से अब जो प्राइवेट जेट्स हैं उनकी जो ज़रूरत है वो कम रह गई है, जिसकी वजह से जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो वेल्दी प्लेयर्स हैं, दे आर actually returning their jets to the companies or they are lending their jets to the companies for commercialization। क्योंकि अब कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो प्रॉपरली शेड्यूल हो चुकी हैं, तो जो वेल्दी लोग हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, रिच जो सेक्शन है, वो अब प्राइवेट जेट्स की जगह कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अगर हम उस समय का इंडस्ट्री डेटा देखें तो अ पैसेंजर ऑन द रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट रिस्क इन्फेक्शन एटलीस्ट 280 कॉन्टैक्ट। तो अगर कोई इंडिविजुअल उस समय पैंडेमिक के ड्यूरेशन में अगर कमर्शियल फ्लाइट से रन कर रहा है या कमर्शियल फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 280 लोगों से कांटेक्ट में आएगा, जबकि प्राइवेट जेट में अगर वो फ्लाई कर रहा है तो केवल 40 कॉन्टैक्ट इंश्योर करेगा। तो डेफिनेटली जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन था वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जा रहा था। इसी वजह से जो इंडिविजुअल्स है, रिच इंडिविजुअल्स, दे वर प्रेफरिंग द प्राइवेट जेट फॉर देयर कमर्शियल ट्रांजेक्शंस और डीलिंग और मीटिंग्स। और इसी वजह से जो जेट हैं, प्राइवेट जेट जो कमर्शियल जेट्स हैं, उनके यूजेस में या उनके डिमांड में भी कमी आई। हालांकि जो इंडस्ट्री एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा डिमांड रिड्यूस नहीं होगी, आगे आने वाले टाइम तक भी जो प्राइवेट जेट्स हैं इनकी डिमांड बनी रहेगी। तो as of now, as COVID eases, the use of private jet has also decreased। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 that is given on page number 1 of Business Standard। SR return to steel business with $8 billion investment। तो SR ग्रुप जो रिसेंटली स्टील इंडस्ट्री से एग्जिट कर गया था वो फिर से री एंटर कर रहा है। तो इट इज मेकिंग अ क्वाइट बट अ बिग कम बैक टू द स्टील इंडस्ट्री। अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन का जो एक ग्रुप है SR ग्रुप,
वो 8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इनटू 3 मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टील इंडस्ट्री। तो आगे आने वाले 3 से 4 सालों में हमें एसआर ग्रुप का स्टील इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा और ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से अगर हम स्टील प्लांट्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया में एक स्टील प्लांट है, वहाँ पर एक ओडिशा में है और एक यूएस में है। तो 3 जगह अगर हम देखें, इंडिया, सऊदी अरेबिया और यूएस, 3 जगह ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाली है एक कंपनी। एंड दिस ग्रुप इज ऑल्सो वन ऑफ द 5 शॉर्ट लिस्टेड बिडर इन NMDC स्टील। तो NMDC स्टील पब्लिक सेक्टर फर्म जो कि डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में है और अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन टन का एक स्टील प्लांट कैपेसिटी, 3 मिलियन टन कैपेसिटी का एक स्टील प्लांट भी कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो उसमें 5 शॉर्ट लिस्टेड बिडर में एसआर ग्रुप का नाम आया है। तो री एंटर कर रहा है एसआर ग्रुप इनटू स्टील बिजनेस। इसके अलावा कई सारे और स्टेट्स, इंडिया के जो स्टेट्स हैं और जो अदर कंट्रीज़ में हैं, उनके साथ भी नेगोशिएशन में है ये ग्रुप फॉर डिफरेंट स्टील प्लांट मैन्युफैक्चरिंग एंड इरेक्शन। और अगर केवल सऊदी अरेबिया प्रोजेक्ट की बात करें तो सऊदी अरेबिया में केवल और केवल अकेले $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये पर्टिकुलर एसआर ग्रुप। और कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी का प्लांट जनरेट होगा? अप्रॉक्सीमेटली 4 MT की कैपेसिटी का जो प्लांट है वो इरेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा कई और सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें ये ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा कार्बन एमिशन की बात करें तो कार्बन एमिशन को लेकर के बी कंसिडरेट है ये प्लान। बेसिकली जो ग्रीन स्टील है उसमें इन्वेस्टमेंट करने की या उससे कई सारे जॉइंट वेंचर भी करे जा रहे हैं, जैसे कि स्टील मेकिंग जो है वो ग्रीन स्टील मेकिंग में कन्वर्ट हो सके। तो सब प्लांट विल बी बेस्ड ऑन गैस एज इट वुड बी रेडी टू यूज ग्रीन हाइड्रोजन व्हेन प्राइसेस आर वायबल। तो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है कि जो स्टील है उसको ग्रीन स्टील के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जा सके। तो जो भी कोल या फॉसिल फ्यूल यूज होते थे बॉयलर्स में और थर्मल प्लांट्स में, उसकी जगह अब हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया जाएगा अगर वायबल हो गया उसके प्राइस। तो फिलहाल के लिए तो कोल पर या फॉसिल फ्यूल पर ही डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर आगे आने वाले टाइम में हाइड्रोजन गैस के जो प्राइस हैं वो वायबल रहे तो प्लांट में हाइड्रोजन गैस भी यूज़ करी जा सकेगी फॉर बॉयलर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, आर्टिकल नंबर 5 that is given on page number 6 of business standard. Per capita income double since 14 but uneven distribution are challenge. तो बेसिकली ये NSO का डेटा है जिसको एनालाइज किया गया और इसके तहत ये पाया गया है कि कितनी पर कैपिटा इनकम है और किस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम NSO का रिसेंटली पब्लिश डेटा देखें तो 2014 और 15 के डेटा को अगर रिसेंटली पब्लिश डेटा से कंपेयर करें तो 2014 और 15 के कंपैरिजन में इस साल जो डबल इंक्रीज देखने को मिला है वो हमें इस पैरामीटर में देखने को मिला है। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है इन नॉमिनल टर्म वो डबल हो गई है, अप्रॉक्सीमेटली 1,72,000 के पहुंच गई है सिंस 2014। तो जब ये नई गवर्नमेंट जो बीजेपी लेड, हम बोल सकते हैं NDA डेमोक्रेटिक, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पावर में है, उसके बाद से जो इंडिया में पर कैपिटा इनकम हुई है वो जस्ट डबल हो गई है। लेकिन अगर हम इसको और डीपली ऑब्जर्व करें इस डेटा को तो भले ही पर कैपिटा इनकम डबल हुई है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज हाईली अनइवन। जो अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बना है। सो एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड डेटा द एनुअल पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली 1,72,000 इन दिस ईयर। यानी 2014 से अगर 2022 का डेटा कंपेयर करें तो पर कैपिटा जो इनकम है वो जस्ट डबल हो गई है, जो कि 2014 में 86,647 थी, इंक्रीज होकर के 1,72,000 हो गई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 99% या जस्ट डबल का डिफरेंस देखने को या इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन रियल टर्म्स। और कांस्टेंट प्राइस में अगर हम एक्चुअल इंक्रीज देखें तो पर कैपिटा इनकम जो है वो केवल 35% तक बढ़ी है। ये एक्चुअल टर्म और कांस्टेंट प्राइस मतलब इन्फ्लेशन को अगर कंसीडर करते हैं तो जो कैलकुलेशन आता है उसमें 35% इंक्रीज देखने को मिल रहा है पर कैपिटा इनकम में। तो ओवरऑल दोनों कांस्टेंट प्राइस पर और रियल प्राइस पर दोनों ही केसेस में पर कैपिटा जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो इवन नहीं रहा। इट मीन्स किसी सेक्शन के पास ज़्यादा इनकम आई है और किसी का इंक्रीज कम हुआ है, किसी में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कम इंक्रीज। सो देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि अगर एक नोटेड डेवलपमेंट आप देखें तो हम ये जरूर देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम 35% तक इंक्रीज हुई है और जो 100% इंक्रीज देखने को मिल रहा है ऑन रियल एंड कांस्टेंट प्राइस। लेकिन अगर आप जीडीपी को देखें और जीडीपी करंट प्राइस में देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है इन कंपैरिजन टू द पर कैपिटा income, and most of this increase in per capita income has accrued to the top 10% of the population. It means एक तो इन्फ्लेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, उसके अलावा पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन में ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ भी है वो केवल और केवल जो टॉप 10% पॉपुलेशन है, टॉप 10% पॉपुलेशन मीन्स जो टॉप 10 रिचेस्ट इंडिविजुअल हैं उनकी इनकम में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन तो सबको इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन जो इंक्रीज हुआ है इनकम में वो केवल और केवल टॉप 10% जो पॉपुलेशन है उसकी इनकम में हुआ है। बाई कंट्रास्ट जो मीडियन एज है वो फॉल कर रही है। तो जो लार्जर सेक्शन की जो मीडियन वेज है वो यानी जो मीडियन सैलरी है, जो मीडियन रेम्यूनरेशन है वो फॉल कर रहा है, पॉसिबली इवन लोअर इन रियल टर्म्स। तो एक्चुअल में जो लार्ज सेक्शन है सोसाइटी का 90% जो पॉपुलेशन है उसकी जो इनकम है वो फॉल करी है। जो उनकी एवरेज इनकम है, एवरेज वेज है, मीडियन वेज है वो फॉल किया है एज पर द एक्सपर्ट। एंड अकॉर्डिंग टू एनएसओ डेटा द पर कैपिटा इनकम डिप्ड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड बट इन रियल एंड नॉमिनल टर्म however it has picked in 2022 and 2023। ये तो ओवरऑल डेटा देखने में समझ में आता है, लेकिन अगर आप क्लियरली डेटा को ऑब्जर्व करें तो यू कैन फाइंड द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मीडियन वेजेस, इन टर्म्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। सो एक्सपर्ट जो है वो भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इंक्रीज हम देख रहे हैं केवल और केवल टॉप 10% में ही देखने को मिल रहा है। लार्जर सेक्शन 90% का जो एवरेज एज है, मीडियन वेज है, जो मीडियन वेज है नॉट एज, मीडियन वेज है वो फॉल किया, यानी उनकी इनकम कहीं ना कहीं फॉल करी है। तो इनकम फॉल कर रही है, इसके अलावा इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो मिडिल क्लास सेगमेंट हम बोल सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लिए चैलेंजेस अभी भी बने और गवर्नमेंट के लिए इसी सेक्शन को टैकल करना बहुत बड़ा चैलेंज है एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। फिटमेन पैनल टू एग्जामिन पान मसाला सेस स्ट्रक्चर। सो फाइनली फिटमेन पैनल जो है जिसमें कई सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो टैक्स स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे। कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर? कॉम्पनसेशन सेस फॉर व्हाट? फॉर इवेजन प्रोन कमोडिटीज। तो इवेजन प्रोन कमोडिटीज कौन सी हैं? पान मसाला जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाने वाला है, सेस सरचार्ज जिसको कभी भी बोलते हैं सिंपल भाषा में भी, तो उस पर्टिकुलर सेस स्ट्रक्चर को ये जो फिटमेन पैनल है ये री एग्जामिन करेगा। तो टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं, पान मसाला जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम जनरली बोलते हैं इवेजन प्रोन कमोडिटीज। और जिसमें प्रपोजल है कि डिफरेंशियल टैक्स रेट स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, इस प्रपोजल को भी ये फिटमेन पैनल कंसीडर करेगा। एंड द मूव फॉलोज अ रिपोर्ट बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया था कि जो सेस कॉम्पनसेशन है इस पर्टिकुलर कमोडिटी का, उसको एमआरपी से, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से लिंक कर दिया जाए एट विच दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू द कंज्यूमर, और डिफरेंशियल टैक्स रेट सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। तो उसी को लेकर के फिटमेन पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी फिटमेन पैनल अपनी रिपोर्ट दे देगा। तो प्रॉबेबली अपकमिंग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो पान मसाला को लेकर के जो प्रोडक्ट को कई सारे कन्फ्यूजन है उसके जीएसटी को लेकर के वो दूर हो पाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट कंजप्शन पिक्स अप एट इन्फ्लेशन। कूल। सो प्राइवेट कंजप्शन जो है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है मार्जिनली इन द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ दिस ईयर। तो इस कैलेंडर ईयर में अगर हम फर्स्ट 2 मंथ यानी जनवरी और फरवरी का डेटा देखें तो इस ड्यूरेशन में जो प्राइवेट कंजप्शन है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? इसका जो रीज़न एक्सपर्ट साइड कर रहे हैं उनका ये कहना है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो डाउन हो रही है। तो इन्फ्लेशन कम हो रही है जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंजप्शन है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। हम कैसे माने इंक्रीज हुआ है? डेफिनेटली इसको लास्ट ईयर के इस सेम पीरियड से कंपेयर करें। तो अगर हम कंपेयर करें जनवरी और फरवरी 2022 के डेटा से, तो इस बार हमें प्राइवेट कंजप्शन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। And this is the infographics in terms of car sale, auto sale, two-wheelers, personal loan and air traffic। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंजप्शन पैटर्न जो है इंक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली याद करने की जरूरत नहीं, you can just have the glimpse of it। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, क्लाउड ओवर एंजल प्लान बैड न्यूज फॉर इंडियाज RE फ्यूचर।
What is this AGEL? AGEL stand for अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में AGEL बोला गया यहाँ पर। अब न्यूज़ क्या? न्यूज़ है कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप पर क्राइसिस बनी हुई है, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च है उस पर्टिकुलर यूएसए कंपनी की रिपोर्ट के बाद, उसकी वजह से इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक या चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम अदानी एंटरप्राइजेस के रीसेंट अनाउंसमेंट को देखें तो जनवरी 2022 में अदानी ग्रुप ने ये अनाउंस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। किस सेक्टर में? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी। और इसके लिए कंपनी ने टारगेट भी सेट किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 45 गीगावाट्स की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कंपनी प्रोड्यूस करेगी बाय 2030 तक थ्रू दिस प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। एंड सेम ईयर इंडिया इज इन्वेस्टिगेटिंग हैव 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। तो इंडिया ने जो अपना NDC सेट किया था, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो टारगेट सेट किया था, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो टारगेट सेट किया था, इंडिया ने क्या टारगेट सेट किया था? अप्रॉक्सीमेटली 500 गीगावाट्स की जो एनर्जी इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी से प्रोड्यूस करेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। इसमें से 45 गीगावाट का अकेले प्रोडक्शन करने का टारगेट किसने रखा था? अडानी ग्रुप ने रखा था, AGEL ने रखा था। और जिस तरीके से अडानी ग्रीन एनर्जी पर और जो बड़े बड़े इस समय इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुए हैं, जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लेकर के, उसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि दिस न्यूज़ इज़ नॉट गुड फॉर इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी कैपेसिटी, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया था फॉर अपकमिंग ईयर्स 2030 तक, जिसकी वजह से इंडिया का जो एक टारगेट था वो बहुत जल्दी अचीव हो जाता प्रॉबेबली रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको लेकर के अब उस पर बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा कहना है इस पर्टिकुलर न्यूज़ में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 80% ऑफ फेम स्कीम्स आउटले फॉर E2WS डिसबर्स्ड सो फार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम है, जिसको हम फेम के नाम से भी जानते हैं, इसके 2 फेजेस आ चुके हैं, फेम 1 और फेम 2। सो अभी का जो फेज चल रहा है वो फेम 2 का चल रहा है। तो बेसिकली इस प्रमोशन स्कीम को अगर हम देखें, जिसका फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम 2, उसके तहत अप्रॉक्सीमेटली जो भी अमाउंट सेट किया गया था सब्सिडी के लिए, उसका 80% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है वो डिसबर्स किया जा चुका है। तो 80% जो सब्सिडी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 व्हीलर सेगमेंट को डिसबर्स करी जा चुकी है अंडर दिस फेम 2 स्कीम और प्रमोशनल स्कीम। और इसके अलावा गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो भी गवर्नमेंट का ही टारगेट है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन जो 2 व्हीलर सेगमेंट, जो 1 मिलियन 2 व्हीलर हैं वो मार्च 2024 तक उस पर्टिकुलर स्कीम के तहत उनको या उनकी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख जो हैं वो मार्च 2024 तक गवर्नमेंट उनका प्रोडक्शन सपोर्ट करेगी। यानी मार्च 2024 तक गवर्नमेंट चाहती है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से ऊपर के जो 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो। और अगर करंट डेटा की बात हो तो अप्रॉक्सीमेटली 7,92,000 जो हैं वो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं अभी तक सोल्ड किए जा चुके हैं, सेल किए जा चुके हैं फरवरी 15 तक। यानी फरवरी 15 तक का डेटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख जो 2 व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हैं, उनको सेल किया जा चुका है। एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली एमिंग टू सपोर्ट द रिमेनिंग 2 लाख जो हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट स्टिपुलेटेड टाइम में सब्सिडी एलोकेशन या डिस्बर्समेंट का काम करे। तो बेसिकली ये फेम 2 की जो स्कीम के एलोकेशंस हुए हैं, जो डिस्बर्समेंट हुए, उसको लेकर के न्यूज़ है। इसमें बोला गया कि जो मेजर जो एलोकेशन हुआ है वो 2 व्हीलर सेगमेंट में हुआ है। गवर्नमेंट के इसको लेकर के और ज़्यादा भी एम्बिशियस प्रोग्राम है। फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23 का डेटा दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने कितने सोल्ड किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक एज पर द मिनिस्ट्री डेटा, और कितने जो हैं वो अभी फिलहाल के लिए 2 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनका कितनी सेलिंग है। तो टोटल ब्लू और 2 व्हीलर्स कितने हैं। तो 2 व्हीलर का जो सेगमेंट है वो हम देखना क्लियरली इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि अफोर्डेबल है। लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन अफोर्ड दिस 2 व्हीलर। जो 4 व्हीलर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए प्रॉबेबली गवर्नमेंट का जो फोकस है अभी के लिए वो 2 व्हीलर सेगमेंट पर ज़्यादा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट अमंग योर नेटवर्क, कॉमेंट बिलो द video, answer the query and press the like button. So thank you, have a nice day.